अब ये जो हमारे यूपी और बिहार के जो भाई हैं, जो इनके जो परिवार वाले वहां गए हैं, इनसे कभी पूछिए ना कि क्या हालत हुई है आपके साथ वहां पर, वो पंजाबी फौज ने क्या किया आपके साथ। देखिए, एक तो जहां पर उपद्रव हो रहा था वो पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, उससे लगभग 1500-1600 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहां पर ये उपद्रव हो रहा था। पाकिस्तान में भी ये आदत है कि अपने, और पाकिस्तान में तो खैर माशाल्लाह और ही दूसरे लेवल पे है, वो ऐसे ऐसे उसकी संविधान की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज मेरे साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं, सुशांत सरीन जी मौजूद हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली आर्टिकल्स लिखे हैं पाकिस्तान के ऊपर। उसी के आधार पर मैं आज इनसे चर्चा करने वाली हूँ। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में एक बार फिर से। धन्यवाद। अच्छा, आपने हालिया में जो आर्टिकल्स लिखे हैं उसमें आपने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में जो अभी हालात हैं वो 1971 के जो विभाजन हुआ था, पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला था, उससे भी ज़्यादा गंभीर है। और इस तरह यानी कि एक उससे भी ज़्यादा गंभीर हालात का सामना पाकिस्तान कर रहा है। मैं आपसे इस पे थोड़ा और जानकारी चाहती हूँ, क्योंकि आपने गृह युद्ध जैसे हालात की बात कही है। थोड़ा-सा आप अगर आप इसको इलैबोरेट कर पाएँ तो। अंबर, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि गृह युद्ध तो 1971 में भी हुआ था। अभी हुँ। गृह युद्ध उस लिहाज से तो नहीं हो रहा, उसके कुछ आसार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से 1971 में था। लेकिन जो जो स्थिति है वो ज्यादा डेंजरस, खतरनाक इसलिए हो गई है क्योंकि 1971 में तो देखिए, एक तो जहां पर उपद्रव हो रहा था वो पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, उससे लगभग 1500-1600 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहां पर ये उपद्रव हो रहा था। पहली बात। दूसरी चीज ये कि वो एक प्रांत, एक जो बाकी सारा देश था उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। लेकिन हर रियासत में एक एक बेसिक, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस होता है, एक तंत्र होता है जो उस रियासत को चलाता है। जब तक उसमें ना आए उससे चलते रहती है। पाकिस्तान में जो अब ये हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है उस रियासत का, जो इस रियासत को चलाता था, उसमें अदालत भी आती है, उसमें सरकार भी आती है, उसमें राजनीतिक पार्टियां भी आती हैं, उसमें आपकी फौज आती है। पाकिस्तान में तो खास तौर पर आपकी सारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी उसी का एक भाग होता है। लेकिन बाय एंड लार्ज इसमें एक एक इस तरीके की सोच पाई जाती है जो एक किसी भी रियासत को खड़ा रखती है। पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम जो नजर आ रही है वो ये है कि ये जो एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, इसके अंदर अब एक गृह युद्ध शुरू हो गया। और जिस जिस सपोर्ट बेस, जो बेसिक उसका सपोर्ट बेस था, जो उसको खड़ा रखता था, वो एक लिहाज से तितर बितर होना शुरू हो गया है। और उसके आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। तो इस लिहाज से अब तो ये रियासत के ऊपर खतरा है। 1971 में जो हुआ था वो ये था कि रियासत को एक ठेस लगी थी। अब जो खतरा है वो ये है कि ये रियासत खुद ही ना खत्म हो जाए इस सारे चक्कर में, क्योंकि सारे वो लोग आपस में इस तरीके से भिड़ चुके हैं कि समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे संभालें। और फौज जो है, अ, फौज को जो समर्थन मिलता था समाज में से, वो जो समाज उसका समर्थन करता था वो समाज भी बढ़ चुका है, वो भी फौज के साथ नहीं अब खड़ा। तो ये प्रॉब्लम अब शुरू हो गई है कि अगर फौज शासन पर काबिज होने की कोशिश करे ताकि हालात को बेहतर कर सके, तो वो भी नहीं कर पाएगी, सिंपली बिकॉज खास तौर पर पंजाब में जो एक एलीट का जो तबका होता है, जो अशरफिया का एक तबका है,
जिसमें आपका सरकारी तंत्र भी आता है, जिसमें आपके डॉक्टर, प्रोफेशनल, वकील, ये सारा एक जो सारा बिजनेस का वो है, आपका मीडिया भी उसी का पार्ट होता है, वो इस लिहाज से खंडित हो चुका है कि फौज अगर सत्ता पर काबिज हो भी जाए तो उसको यही नहीं पता कि ये लोग भी उसका समर्थन करेंगे कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गाली पड़ रही है पाकिस्तान की फौज को, वो तो आज पंजाब से पड़ रही है। पहले पड़ती थी छोटे सूबों से, ठीक है ना, और छोटे जी। सूबों से गाली पड़ते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो पंजाब के अंदर से गाली पड़ रही है, और पंजाब के अंदर से भी उन तबकों से गाली पड़ रही है जो फौज का बेसिक सपोर्ट बेस होती थी। तो ये रियासत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मेरी नजर में तो है। जी। अच्छा, हमने हाल ही में देखा सुशांत जी कि इमरान खान को अलग-अलग मामलों में कोर्ट से राहत मिली और आपने काफ़ी ज़ोर देकर ये कहा है कि जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और या हम जुडिशरी की बात करें जो कि उनके नेतृत्व में है जो अभी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उमर अता बंदयाल, वो इमरान खान के फ़ेवर में फैसले दे रहे हैं। आखिर ये न्यायपालिका जो है अभी वहाँ की मौजूदा, ये इतने खुलकर इमरान खान के पक्ष में किस तरह से आ गई है? देखिए, दिखाती तो वो ये है कि वो इमरान खान के पक्ष में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखा जाए, जितने भी बड़े केस होते हैं इमरान खान के खिलाफ या जिसमें संविधान का कोई सवाल उठता है, उसमें एक ही बेंच बनता है, बार बार हर बार एक ही बेंच बनता है। उसमें ये जो इनके चीफ जस्टिस है वो होते हैं, दो और उनके चेले जज हैं, एक इजाजुल हसन है और एक मुनीब अख्तर या कुछ है। ये तीन जज तो हरदम होते हैं। ये कल जो इन्होंने एक नया बेंच बनाया है, ये देखने के लिए कि चुनाव 90 दिन के अंदर अंदर होना अनिवार्य है या नहीं है, उसमें भी यही तीन लोग हैं। हर बेंच में यही बनते हैं। अच्छा, और जो तीनों हैं, इनकी ऐसी एक खिचड़ी है कि ये ऐसे लगता है कि ये इमरान खान के जज हैं, ये पाकिस्तान के जज नहीं है। अच्छा, इनकी रेपुटेशन भी बहुत खराब है। कोई जिसे बोलते हैं बहुत ही घटिया किस्म की इनकी जजमेंट्स हैं, कोई अकल की जजमेंट नहीं इन्होंने दी आज तक। एक को शायद छोड़ करके, लेकिन उसमें भी मजबूरी थी तो इमरान खान के खिलाफ जाना पड़ा था, जो पिछले साल इन्होंने जजमेंट दी थी जब इमरान खान ने गैर संवैधानिक तरीके से असेंबली को भंग करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके अलावा तो कोई भी जजमेंट इमरान खान के खिलाफ नहीं किया। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी यही है और जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर भी यही है। अब पाकिस्तान के अंदर वही प्रॉब्लम एक लिहाज से है जो भारत में है। अब मुझे पक्का नहीं है कि भारत में पहले शुरू हुआ था या ये पाकिस्तान में पहले शुरू हुआ था। शायद ये भारत में शुरू हुआ था कि जज ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। उसमें कोई जिसे कहते हैं कि एक चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। उस लिहाज से पाकिस्तान में हालात और खराब है। लेकिन यहाँ पर भी वही हालत हो गई है कि अगर जजेस किसी को प्रपोज करें और सरकार उस पर मोहर ना लगाए और वो वापस जजेस के पास भेजे, तो जजेस जब दूसरी बारी भेजेंगे तो ये सरकार के लिए जरूरी है कि उस पर मोहर लगाए। अब आप देखिए कि किस तरीके के फिर जजेस, अच्छा उसमें फिर जजेस के ऊपर आरोप लगते हैं कि यार आप ये भाई भतीजावाद आप करते हैं। आपके आपके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे, आप भी बन गए हैं, आपके पुत्र भी बन जाएंगे, आपके पोते की भी लाइन लगी हुई है। फिर जिन्होंने आपको बनाया जब वो बेंच पे थे, आप उनके बच्चों को आप लेकर के आ रहे हैं, सब आपस में घुले मिले हैं। अब ये आरोप लगते हैं। जी। यही चीज पाकिस्तान में भी है। वहां पर शायद वो उसको अगले लेवल पर लेकर के चले गए। पंजाबी वैसे भी थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट ही होते हैं हर एक चीज में, तो वहां पर वो इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ही लेके चले गए हैं। जी। अच्छा, तो एक ये हमारे लिए भी ये बाद में आगे चल के खतरा पड़ेगा कि जब भाई न्यायपालिका, जब कानून, न्यायपालिका का काम कानून बनाना नहीं है, ठीक है ना, उसका जी। काम ये है कि भाई अगर उसके सामने एक कानूनी मसला है तो उसकी सेटलमेंट करना है। लेकिन हमने भारत में भी देखा कि ये नए कानून बनाते हैं, अपनी ताई कानून बना देते हैं। पाकिस्तान में भी ये आदत है कि अपने, और पाकिस्तान में तो खैर माशाल्लाह और ही दूसरे लेवल पे है। वो ऐसे ऐसे उसकी संविधान की जिसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करते हैं जो संविधान लिखने वाले ने नहीं की थी। ये करते हैं कि जी मैं जानता हूं कि वो क्या चाहता था। अरे भाई उसने लिखा हुआ है वो क्या चाहता था। उसने बोला हुआ है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगी तो अगर आप
2 या 3 केसेस में किसी और के खिलाफ वोट देंगे तो आप अपनी सदस्यता खो देंगे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप सिर्फ सदस्यता ही नहीं खोएंगे, आपकी वोट भी नहीं मानी जाएगी। तो फिर नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ? भाई नो कॉन्फिडेंस, अब जैसे भारत में भी कानून वही है, सेम है जी, कि अगर आप अपनी पार्टी के विप के खिलाफ एक वोट देते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस में तो आप की सदस्यता चली जाएगी, डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाएगा। पाकिस्तान में कहते हैं कि हाँ वो तो जाएगी लेकिन आपका वोट भी नहीं गिना जाएगा, तो फिर नो कॉन्फिडेंस का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इस तरीके की वाहियात किस्म की इन्होंने इंटरप्रिटेशंस की हुई हैं। और हमारे को यहाँ पर कई बार, मुझे तो, मैं क्योंकि पाकिस्तान को बहुत क्लोजली देखता हूँ और मैं जब ये चीजें यहाँ पर होते हुए देखता हूँ तो मुझे डर लगता है यार कहीं हमें पाकिस्तान की राह पे तो नहीं चल पड़े अब। तो लेकिन जो इमरान खान के साथ है, पहले तो इसको जानबूझ करके अगर आप देखें कि इसको कैसे सत्ता में लेकर आए, उसमें जजेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, और इसके लिए जो सारा का सारा माहौल बनाने के लिए इसके ऊपर वही केसेस थे जो नवाज शरीफ के ऊपर थे, वही एसेट्स जो आपने डिक्लेयर नहीं किए, वही सारी चीजें, लेकिन इसको उसमें से निकाल दिया गया और नवाज शरीफ को उसी में दंडित कर दिया गया। तो ये तो शुरुआत तो वहां से होती है। लेकिन जी, अभी अगर आप देखेंगे इनके ऊपर जितने केसेस हुए हैं, अब आप, हमने तो देखिए हमने भारत में बड़ा कुछ देखा है होते हुए अदालतों में लेकिन हमने अभी तक तो नहीं देखा, आगे चल के शायद हम भी देख लेंगे यही मंजर, कि एक आदमी को कोर्ट में पेश होना है, वो अपनी एक फौज लेकर के आता है। ओह! क्या मंज़र था वो। जो जज होता है वो इतना डर जाता है, वो कहता है अच्छा जनाब आपने मेरे अदालत में पेश होना था, मैं आपकी अदालत में पेश हो जाता हूँ आपकी हाजिरी लगाने के लिए। ये हुआ है। तो ये दुनिया में मैंने तो नहीं सुना कहीं पे। और इतने बेशर्मी से इन जजेस ये करते हैं, ये इतने बेशरम है, ये बेगैरत हैं, लेकिन वो करते हैं ये। तो ये जी, पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे चली गई। अच्छा पहले ही होता था कि पहले शुरू दिन से इनका कोई बहुत अच्छा रोल तो नहीं रहा पाकिस्तान की अदालतों का, कुछ हुँ, 2-4 जजेस को छोड़ करके बाकी तो सारे ही लुच्चे ही निकले हैं इनमें से। लेकिन पहले ये होता था कि ये कुछ हद तक पाकिस्तान की जो फौज है उसके नीचे रहते थे, उसकी बात तो मान लेते थे। अब ये अपनी राह पे चल चुके हैं। वही जो मैं आपका पहला सवाल था जी, जिसका मैं जवाब दे रहा था जी, कि सारे आपस में भिड़ चुके हैं। अब ये तो चलते थे फौज के साथ, फॉर एग्जाम्पल भाई रियासत का स्तंभ है वो, तो उसके साथ मिल करके चलते। अब इनको ये है कि भाई किसी का जो है दामाद जो है वो इमरान खान की पार्टी में है, किसी की बेटी जो है वो इमरान खान की बहुत बड़ी फैन है, यूथिया है, किसी की बीवी इमरान खान की बहुत बड़ी फैन है, तो वो घर के अंदर से भी प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है। ये खुद ही बहुत बड़े इमरान खान के फैन हैं, इनमें से कई सारे। हुँ, तो बिल्कुल। इस तरीके के तो जज हैं इनके। तो वहां पर बहुत एक चीज नजर आनी शुरू हुई है कि अदालतों का जो एक रोल है वो बहुत ही ज्यादा डूबियस सा रोल रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इतिहास में रहा है, लेकिन आजकल तो दोबारा से वही स्तर पे आ गए हैं जो पहले होता था इनका, कि बिल्कुल ही एक एक ही तरीके की जजमेंट्स आ रही हैं, एक ही किस्म के लोग आ रहे हैं। जी। और कोई उसमें मतलब ये आप दुनिया के किसी अदालत में आप कभी नहीं सुनेंगे कि दुनिया की किसी अदालत ने पाकिस्तान के किसी केस का हवाला दे करके केस डिसाइड किया जाए। अक्सर ये होता है अदालतों में, और जैसे पाकिस्तान में होता है कई बार वो भारत के जो केस लॉ होता है उसको उठा करके अपना उससे गाइडेंस लेते हैं। या भारत जी, में ये होगा कि हम ब्रिटेन का या अमेरिका का या कहीं और का कोई केस लॉ उठा करके देखेंगे और उसके बेसिस पे एक राह निकालेंगे। मैंने आज तक नहीं कहीं सुना कि पाकिस्तान के किसी केस लॉ को किसी ने भी उठाया हो। बल्कि ये तो आपको बता देता है कि कितनी इनकी घटिया स्तर है जुडिशरी की। जी। अच्छा सुशांत जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी पाकिस्तान के सीओएस हैं जनरल आसिम मुनीर जो कि पीएम शहबाज मुनीर को सपोर्ट करते हैं। वो अभी हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इमरान खान को पॉलिटिकली या फिर लीगली टैकल करने में वो सक्षम नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि आर्मी जो है, वो इन सारे खेलों की पास मास्टर रही है।
इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो मैंने आपसे पहले कहा था ना कि फ़ौज का जो एक सपोर्ट बेस होता था, वो खंडित हो चुका है। उसमें से बहुत बड़ा जो एक तबका है, वो इमरान खान का साथ है, उसका समर्थन कर रहा है। फ़ौज के अंदर दरारें नज़र आ रही हैं पहली बारी। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज का एक अनरिटन रूल था कि आप और जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है? लेकिन फ़ौज के अंदर बस आप हस्तक्षेप करिएगा। फ़ौज के अंदर आप राजनीति मत करिएगा। फ़ौज के अंदर आप किसी एक जर्नैल को दूसरे जर्नैल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश मत करिएगा। ये पाकिस्तान में एक एक इतनी बड़ी रेड लाइन थी, जिसको कोई उल्लंघन नहीं करता था। अगर कोई करता था, तो फिर उसका ये हो जाता था। लेकिन इमरान खान ने किया। तो आप ये देखेंगे कि जब 2021 अक्टूबर में जब इसकी एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू हुई है फौज के साथ, वो इस मुद्दे के ऊपर हुई है कि ये फौज में अपनी नियुक्तियां करना चाह रहा था। वहां पर इसने कुछ जर्नैल पाले हुए थे, जो जर्नैल इसको भी पाल रहे थे और ये उन जर्नैलों को पाल रहा था। तो फौज के अंदर एक एक दरार आ चुकी है। वो सिर्फ जनरल्स के लेवल पे नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा जो जो लोअर या जो लोअर रैंक ऑफिसर्स होते हैं या जूनियर ऑफिसर्स होते हैं या जो रैंक्स होती हैं, जवान वगैरह जो होते हैं, उनके बीच में इमरान खान काफी लोकप्रिय है। और फौज को अक्सर ये डर लग रहा है, फौज के आला कमान को, कि यार कहीं ये ना हो कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि फौज के अंदर बगावत ना हो जाए, या फौज के कुछ अफसर हमारा हुक्म मानने से इनकार कर दें। तो एक तो फौज के अंदर वो दरार है, तो एक जो फौज का समर्थन है वो उस तरीके का नहीं है। दूसरा, फौज के अंदर दरारें हैं। तीसरा, फौज की, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जैसे जो जजेस के साथ होता है वही जर्नैलों के साथ हो रहा है, कि उनकी बीवियां जो है वो इमरान खान की समर्थक हैं, उनके बच्चे जो हैं वो इमरान खान के समर्थक हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। इमरान खान ने तो एक्चुअली एक बारी बोला भी था कि आप बेशक जो सीनियर जर्नैल है वो मेरे खिलाफ हो, लेकिन आपका जो परिवार है वो तो मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो उसने ऐसी चुनौती भी दे चुका है इनको। तो ये एक और कारण है। अब इसके बावजूद फौज को ये लगता है कि यार अगर अब हमको एंटर करना है, तो हमको तो फिर डंडा चलाना पड़ेगा। डंडा चलाएंगे तो लोग मारे भी जाएंगे, तभी हमारा खौफ आएगा। अच्छा, हुआ ये है कि क्योंकि वो जो समर्थन था इनका, वो बहुत एक जो जिसको आप कहें कि वेल टू डू जो सेक्शन होता था, अमीर और इन्फ्लुएंशियल रसूखदार जो सेक्शन होता था सोसाइटी का, वो था। तो गालियां भी दे रहा है, खुले दे रहे हैं। समझ ही नहीं सकती कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है इनके खिलाफ, जो पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं। तो ये आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा, वो जब किसी को पकड़ते भी हैं अपना खौफ जताने के लिए कि यार तुम हमसे डर क्यों नहीं रहे। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी इदारे के लिए या किसी भी तानाशाह के लिए, मान लीजिए किसी के लिए भी, जो सबसे बड़ी हार होती है ना, वो ये होता है कि जब आपसे लोग डरना छोड़ देते हैं। वो गुंडा हो, वो बदमाश हो, वो राजनेता हो, वो माफिया हो, वो कोई भी हो, बाहुबली हो। अब बाहुबली से जब डरना ही छोड़ दिया आपने, तो उसका खौफ ही चला गया। तो जी। फौज के साथ अब ये शुरू हुआ कि उनकी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं लोग ओपनली। आप यकीन नहीं मानेंगी किस तरीके की बातें हो रही हैं। अच्छा, ये जैसे ही किसी के ऊपर हाथ डालते हैं तो अदालतें आ जाती हैं, उनको वो बेल दे देती है, उसमें शोर मच जाता है। तो उसको पकड़ भी नहीं सकते। ये पहले ये होता था कि ये किसी के ऊपर हाथ डालते थे तो अदालतें तो ऐसे प्रिटेंड करती थी, और यही बंदियाल बंदियूल ये जितने हैं, ये ऐसे प्रिटेंड करते थे हमको तो पता ही नहीं ये क्या केस है, हमने तो पता ही नहीं। वो नॉर्मल एक परफॉर्मेंस कोई नोटिस वोटिस इशू कर देते थे, बात आई गई हो गई। अब वो नहीं हो रहा। अब वो बोलते हैं कि भाई आप पेश करिए, वो सारा सुओ मोटो ले लू के पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो भी प्रॉब्लम हो गई। तो लोग डर नहीं रहे। अब लोग डर नहीं रहे। अगर लोग सड़कों पे आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? आप गोली चलाएंगे, कितनों को मारेंगे और किसको मार रहे हैं आप? ये वो जो बेचारे सिंधी हैं या जो माड़े मोटे पुलिस जो है। जो पश्तून है,
पश्तूनों को तो आप पकड़ पकड़ के आप सूद देते हैं, गोलियां मार देते हैं, ठीक है ना, उनकी तो कोई वक़्त ही नहीं है आपके लिए। उनको तो या आपने जिहाद के लिए इस्तेमाल किया है या कत्लेआम के लिए इस्तेमाल किया है, तो उनको आप पकड़-पकड़ के मार देंगे। बलोचों की तो वैसे ही, उसको तो किसी जानवर से भी बदतर आप ट्रीट करते हैं। सिंधियों को आपने वैसे ही मार-पीट के आपने सीधा कर दिया है, ठीक है ना? जैसे मुहाजिरों को किया है। अब ये जो हमारे यूपी और बिहार के जो भाई हैं, जो इनके जो परिवार वाले वहाँ गए हैं, इनसे कभी पूछिए ना कि क्या हालत हुई है आपके साथ वहाँ पर, वो पंजाबी फ़ौज ने क्या किया आपके साथ? तो द पॉइंट इज कि अब जहां पर जो प्रॉब्लम हो रही है, ये तो वो पंजाबी हैं, हुँ। ठीक है ना, जो इनका सबसे बड़ा सपोर्ट बेस था। अब इनके ऊपर अगर गोली चलाई तो फौज को तो बिल्कुल ही कोई जगह ही नहीं मिलेगी वहां पर पैर रखने की। तो फौज के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि इसको कैसे संभालें। अब फौज ये कोशिश कर रही है कि भाई अगर जो अब सरकार है, हम इसकी का पर्दे के पीछे रह के इसी का समर्थन करते हैं। इसको हम डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, इसके हम पीछे खड़े हुए हैं, तो उसी से हमारा भी उल्लू सीधा हो जाएगा। लेकिन वो हो नहीं रहा, क्योंकि इनकी अपनी ये जो शहबाज शरीफ और ये बिलावल बुलूवल है, ये जितने, इनसे अपना संभाला नहीं जा रहा। आप कीमतों के दाम देखें, आप देख ही रही होंगी कि आटे तक की तो किल्लत हो गई है। अब अंबर, यकीन मानिए, मैं पहली बारी जब पाकिस्तान गया था तो 1989 में गया था, स्टूडेंट था। तो हम लोग इस्लामाबाद में एक एक बड़ी फेमस एरिया है, वहां पर ना ओपन एयर रेस्टोरेंट लगते थे। अ, हम लोग वहां खाना खाने गए। आप यकीन मानेंगे 89 में अ, रोटी जो मिलती थी ना रेस्टोरेंट में, उसका पैसा नहीं लेते थे वो, रोटी फ्री होती थी, अच्छा। ठीक है। आप देखिए अब 30 साल के बाद क्या हालत हो गई है। आप खुद ही देख रही होंगी, आप तो बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, कि किस हुँ। तरीके के मंजर आपको नजर आ रहे हैं कि भाई आटा मुफ्त में मिल रहा है तो भगदड़ मच गई है, उसमें पता नहीं महिलाएं लोग मर बाँट गई हैं, बच्चे रौंद दिए गए हैं, एक जवानों की जान डेस्परेशन जा है, रही है। खाने की किल्लत हो गई है, ठीक है ना, रोटी का दाम पता नहीं कितना हो गया आजकल। इट्स क्रेजी जो हो रहा है वहां, ₹50 की 1 रोटी है। राइट। तो ये इन्हीं के हुआ है ना, ये जो जितने जीनियस बैठे हुए हैं बिलावल बुलूवल टाइप, जो कभी रहे नहीं है, कभी इनका कुछ स्टेक नहीं है पाकिस्तान में, सारे पैसे बाहर विदेश में रखे हुए हैं, ठीक है ना, बाकी दुनिया भर के लेक्चर इनसे जितने मर्जी सुन लो, लेकिन कुछ भी नहीं है वहां पर। चाहे वो इशाक डार हो, उसके बच्चे बाहर हैं, नवाज शरीफ के बच्चे बाहर हैं, शहबाज शरीफ के भी सारा दाना पानी बाहर है, भाई ये सारे ही ऐसे एक ही तरह ही के हैं जितने ये। भी पावर एलीट है सबका इनका सबका वहीं पे है सब। वहीं पे है, मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ तो ये कमाने खाने हुँ। आते हैं ना, लेके दुकान वहां लगाई हुई है जाते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ। तो तो फौज को ये लगा कि भाई हम इनके साथ मिल करके कुछ कर लेंगे तो इमरान खान का हुँ। जो जो इतना वो चल रहा है, बोलबाला चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि जी। महंगाई हो गई है, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, इकोनॉमी तहस नहस कर दिया है इन्होंने। अच्छा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन्होंने इकोनॉमिस्ट बना दिया, वो इशाकदार को, एक नंबर का, मतलब ये क्या बोले, वो तो बेसिक इसको इकोनॉमिक्स नहीं पता, तो उस जोकर को बना दिया इन्होंने। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम तो ये होता है भाई, आप आपका बही खाते को थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके टैक्स वैक्स बचा देता है वो। उसका काम ये थोड़ी है इकोनॉमी चलाना, अर्थव्यवस्था चलाना तो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है ना, वो यही करते रहता है सारा टाइम। तो अब तो वो भी प्रॉब्लम हो गई है। तो अब फौज अगर हस्तक्षेप करे तो किस मुंह के साथ करे। अच्छा, अगर कर भी लेगी अंबर और काबिज भी हो गई और कोई बात भी ना हुई उसके खिलाफ, तो फिर हुँ। फौज को सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा ना। वो ठीक करने के लिए जिस तरीके के कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, तो उससे जो फौज की लोकप्रियता है तो वो तो बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएगी। वो फौज चाहती नहीं है, तो वो भी फंसी हुई है। तो मैं ये जो हालात हैं पाकिस्तान में ना, इसका मैं अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, कि ये भीषम पितामह सिंड्रोम है। कि जो सबसे तगड़े से तगड़ा व्यक्ति था महाभारत में, जो सब रोक सकता था, जो सब कुछ ठीक कर सकता था, उसके पास ये क्षमता थी, उसकी ये ताकत थी, वो अपने मर्यादा के मायाजाल में इस तरीके से फंसा था कि वो कुछ बोल नहीं सकता। वो जब गलत होते हुए देख भी रहा था,
और उसको पता था कि गलत हो रहा है, लेकिन वो मर्यादा के मायाजाल में ऐसा फंसा हुआ था कि वो कुछ नहीं बोल सकता। तो पाकिस्तान में भी यही है कि सब अपनी अपनी मजबूरियों में इस तरीके से फंसे हुए हैं हुँ, कि कोई कुछ कर नहीं सकता, जी। और जब करेगा तो फिर उसका खामियाजा भरना पड़ेगा, जो कोई भरना नहीं चाहता। बिल्कुल। अच्छा सुशांत जी आपने लिखा भी है आर्टिकल्स में और अभी आपने बोला भी कि जो पाकिस्तान आर्मी है, वो पंजाब एलीट का जो समर्थन है, जो सपोर्ट है वो खो रही है, जो कि अब इमरान खान के सपोर्ट में नज़र आते हैं। और आपने अभी बोला भी कि किस तरह से जो पाकिस्तान आर्मी है उसको लोग गालियाँ दे रहे हैं। यानी कि जो पाकिस्तान आर्मी का एक रौब, दबदबा या डर था, वो ख़त्म हो चुका है। तो मेरा सवाल ये है कि इस सब का असर जो इस तरह के एरियाज़ हैं जैसे कि केपीके, बलूचिस्तान और इस तरह के जो एरियाज़ हैं, इन पर क्या असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, अब अभी तो कोई खास, आप एक तो वहां पर खास तौर पर आपके केपी में या आप बलूचिस्तान में एक उपद्रव तो चल ही रहा है। अ, और एक आर्म्ड स्ट्रगल तो चल रही है। लोगों ने कुछ, एक तबका है उसने हथियार उठाए हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी अभी उसमें उस लिहाज की तीव्रता नहीं आई कि ऐसे लगे कि यार ये तो अब पाकिस्तान का डंका बजा देंगे। उस तरफ बात जा रही है, लेकिन अभी हालात वहां नहीं पहुंचे। लेकिन अगर जो केंद्र है, या जिस जो न्यूक्लियस है, जो अ, रियासत को चलाता है या उसको इकट्ठा रखता है, अगर वो कमजोर हो जाए और लोग उसका खौफ खो दें, या उसको चैलेंज करने पे उतर आए, अ, तो फिर तो वो उस देश का इकट्ठा रहना बहुत ही असंभव हो जाता है। अब इकट्ठे रहना असंभव हो जाता है का मतलब ये नहीं है कि भाई वो केपीके अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन फिर जिस तरीके का उपद्रव होगा और जिस तरीके की एक केओस या एनार्की फैलेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या होगा। अनलेस मैं नजूमी हूं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो जरूर है कि कुछ अच्छा नहीं होगा। और जी। जब इस तरीके के हालात होते हैं तो फिर गृह युद्ध भी तो दो लोगों के बीच में होता है, यहाँ तो हर एक आदमी दूसरे के गले के पीछे पड़ा होगा। तो हालात वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे हालात तो नहीं है। कुछ पैसे आ जी। भी जाएंगे तो कुछ हफ्ते कुछ महीने और चला लेंगे, लेकिन जो बेसिक चीजों को ठीक करने की दिशा दिशा में जाना है, वो तो एक है ही नहीं, वो दिशाहीन है ये लोग। हुँ। इनको आइडिया ही नहीं है क्या करना है। तो वही जो नॉर्मल हमारे यहाँ पर भी कई बार हम देखते हैं ना, कि अगर किसी पॉलिटिशियन को बोलो यार रिफॉर्म करना है, तो वो बोलेगा अच्छा आज मैंने एक नई ड्राइव शुरू कर दी है, आज से हम ये नहीं करेंगे। वो कर रहे होंगे सारा कुछ, लेकिन वो दिखाने के लिए। तो ये नाटकबाजी चल रही है वहां पर भी, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। तो जो उसका इम्पैक्ट होगा बाकी जगहों पर, अब हुँ। अभी तो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अब ठीक है यार, हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर रहे तो वही बेहतर है। लेकिन फिर वो बोलेंगे यार ये पाकिस्तान रियासत में तो कुछ मिलता ही नहीं है हमारे को, ये तो आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, हमारे लिए क्या है इसमें। तो हम इससे अच्छा यही है कि हम अपनी एक रियासत बनाएं, या अपने आप को इनसे अलग करें, ताकि हम देखें हम अपना जो फ्यूचर है हम खुद डिसाइड करेंगे। तो हालात मतलब वहां पर जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन दिशा वही है जहां पर ये हालात जा रहे हैं। जी। अच्छा आपने एक बात और लिखी कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो ना तो मार्शल लॉ लगा सकती है और ना ही इलेक्शन करा सकती है और अंदाज़े ये भी लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान जो आने वाले चुनाव हैं, उसमें वापस से आ सकते हैं सत्ता में। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसके लिए पाकिस्तान आर्मी के पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? देखिए यार, ऐसे है कि पहले तो यही नहीं पता इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। अभी तो उस पर बात विवाद चल रहा है। अगर इलेक्शन होते हैं, वो अब हों, 3 महीने के बाद हों, 6 महीने के बाद हों, अ, जो अभी सत्ता में हैं लोग, उनका तो जीतना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, अगर वो साफ इलेक्शन हो, एक जिसे बोलते हैं ना क्लीन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और वो उसमें जीत जाए, तब भी इमरान खान मानेगा नहीं। वो तो यही बोलेगा कि भाई मैं जीता हुआ था, आपने मुझे हरवाया है। अगर वो जीत जाए तो वैसे ही वो बलवा कर देगा,
वो तो ओपनली लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं कि भाई अब हम जिस दिन हम सत्ता में आए आप सबका हम गला काट देंगे, बेसिकली मोटा मोटी यही कह रहे हैं। तो अब इशू ये है कि पहले तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, अगर हुए और ये जो अभी सत्ता में वो जीत गए तो इमरान खान नहीं मानेगा, तो वो जो एक अस्थिरता का माहौल है वो चलते ही रहेगा। और उसका जो उसको जो लोग समर्थन दे रहे हैं वो इस तरीके के ज़ॉम्बीज़ हैं कि वो मानने को ही नहीं तैयार कि यार हो सकता है कि लोगों ने इसके खिलाफ वोट कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी अनुमान ये है कि अगर चुनाव हुए तो विजयी इमरान खान ही होंगे और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक उनकी अपनी एक अपना एक बहुत बड़ा तबका है जो उनका समर्थन करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा तबका ये भी है जो त्रस्त हो चुका है इनकी इनकॉम्पिटेंस है, ये बिलावल बिलावल की इनकॉम्पिटेंस है। तो ये माना जा रहा है कि अगर चुनाव हुए तो वो जीत जाएगा। अच्छा, अगर वो जीत जाएगा तो वो फिर ना सिर्फ अभी जो सत्ता में है इन सबको जेल में डालेगा, यातनाएं देगा और पता नहीं क्या क्या नहीं करेगा। बेसिकली वो हिटलर और स्टालिन से कम नहीं काम करेगा। और सबसे ज्यादा वो जो फौज की आला कमान है ये उसके पीछे भी पड़ जाएगा और उसको भी टारगेट करेगा। और शायद ये जो आसिम मुनीर है, कुछ लोगों का ये मानना है कि उसको नौकरी से निकाल देगा। जो आईएसआई के लोग हैं या जो टॉप के 4 5 6 सीनियर जर्नैल हैं उन सबको वो बर्खास्त कर देगा और नए लोगों को लेकर के आएगा। शायद कुछ पुराने लोग जो अब रिटायर हो चुके हैं उनको दोबारा से आईएसआई वगैरह का इंचार्ज बना देगा और फिर उसका इस्तेमाल करके अपने सारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं उन सबको वो एक ऐसा हशर करेगा कि कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। लोग हिटलर और स्टालिन को भूल जाएंगे जो ये काम करेगा। और ये है भी वैसा, बेसिकली बड़ा घटिया लेवल का विशियस सा आदमी है इमरान खान। बहुत छोटे दिमाग का, मतलब ये जो बंदा तोहफे में मिली घड़ी को बेच करके प्रॉफिट बनाता है तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये उस लेवल का आदमी है, बहुत घटिया लेवल का। अच्छा, इसका जो बाप था वो भी अपेरेंटली उसके खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे, इसके ऊपर भी लगे हुए हैं। मतलब बहुत ही क्या बोले इनके बारे में, जितना बोले उतना कम है। लेकिन है अब ये भी वो एक पुरानी सेइंग है ना कि जिन लोगों को प्रभु चाहते हैं कि उनका सर्वनाश हो तो उनको वो पहले पागल बनाते हैं और फिर उनको इमरान खान देते हैं। शायद पाकिस्तानियों का ये आदत हो गई है आजकल। तो तो अगर तो अगर ये आ गया सत्ता में तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर आप चुनाव नहीं करेंगे तो वैसे ही संविधान खत्म हो जाता है, क्योंकि संविधान में तो ये है कि आपको चुनाव एक पर्टिकुलर डेट पे करवाने हैं। चलिए, आप जो 2 प्रांत हैं जिनमें आप अभी जिसके ऊपर कशमकश चल रही है, अभी नहीं भी करवाते, आप उसको अक्टूबर में करवाते हैं ताकि सारे चुनाव एक ही साथ हों। लेकिन अक्टूबर में भी मुझे नहीं लगता कि चुनाव होंगे। जो अभी हालात हैं उससे तो नहीं लगता कि होंगे, क्योंकि अगर होंगे जी, तो वही होगा जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया। अगर आप जी। चुनाव नहीं करवाते, आप एक इमरजेंसी लगा देते हैं कि चुनावों को आप 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए डिले कर देंगे, तो उसमें भी 6 महीने 1 साल में कोई ये तो है नहीं कि अर्थव्यवस्था सडनली ये पाकिस्तान से निकल करके स्विट्जरलैंड बन जाएगी। तो वो भी नहीं होने वाला। और अगर संविधान को भंग करना ही है तो फिर शहबाज शरीफ या कोई और इनमें से क्यों सत्ता चलाए, फिर फौज खुद क्यों ना चलाए। लेकिन अगर फौज खुद चलाएगी तो सब कुछ ठीक करने का जो खामियाजा है वो फौज को ही भरना पड़ेगा। तो वो क्या करे, फिर वो क्या मार्शल लॉ लगाएगी? मार्शल लॉ लगाएगी फिर भी यही होगा, लोग कुछ बोलेंगे नहीं, हुँ, आप लोगों को पकड़ पकड़ के मार देंगे, लेकिन आपकी लोकप्रियता तो नहीं बनेगी ना उससे, क्योंकि लोगों के पेट में तो कुछ भी नहीं जा रहा होगा, क्योंकि पहले तो हालात अभी और खराब होंगे इससे पहले कि वो बेहतर होंगे। तो आपको जी। तो गालियां ही पड़ेंगी आगे चल करके, और ये एक ऐसे आगे टाइम पे हो रहा आगे है। खुआ पीछे खाए। हाँ, बिल्कुल, और ये ऐसे टाइम पे हो रहा है कि जबकि वहाँ अफ़गानिस्तान के साथ आपके हालात ख़राब हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का भी ज़ोर है, वहाँ पर बलोच अलहदगी पसंद जो हैं अ, वो भी एक तरीके से सक्रिय हो गए हैं। तो हालात उस हा जगह पे पहुँचे हुए हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि
कोई रास्ता आगे नजर नहीं आ रहा। नॉर्मली होता है ना यार, चलो ठीक है, हालात एक जगह ऐसे पहुंच गए, नए चुनाव करवा दो सब ठीक हो जाए। जी। लेकिन नए चुनाव अगर करवाओगे तो आपको मैंने बता ही दिया क्या होगा, और अगर नहीं करवाओगे तब भी आपको बता दिया क्या होगा, तो आप क्या करें। जी। अच्छा सुशांत जी, एक मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है। आपने एक और बात लिखी है कि पाकिस्तान इज़ इर्रेलेवेंट टू इंडियाज़ राइज़ एज़ ग्लोबल पावर। सवाल मैं इसके से रिलेटेड आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप मानते हैं जो सिनेरियो इमर्ज हुआ है, ये जो मोदी सरकार की पॉलिसी रही है पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करने की, या जो एक टफ मिलिट्री पोस्चर रहा है अगेंस्ट टेररिज्म, इसको आप इस क्रेडिट देना चाहेंगे या उसको वजह मानते हैं? सिर्फ वो वजह नहीं है। मैं ओके। वो एक एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है। देखिए मेरा मानना ये है कि 1990 में तो मोदी जी नहीं थे ना, हुँ। जब हमने अपनी पॉलिसी चेंज की, जो हम एक एक अजीबो गरीब हमने एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि बाबू डिसाइड करेगा कि इस अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, या मैं और आप क्या खा सकते हैं, क्या चला सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, ये कोई बाबू किसी मिनिस्ट्री में बैठ के डिसाइड करेगा कि अंबर क्या पहन सकती है, सुशांत क्या कर सकता है, आप नौकरी आपको कहां पर मिल सकती है। ये सारा एक जमाना था, आप तो शायद वो जमाना आपने नहीं देखा, हमने तो भुगता हुआ है। और फिर 1990 में मजबूरी के तहत ही, लेकिन हमने एक नीति बदली, तो उसका श्रेय तो मैं पीवी नरसिम्हा राव को देता हूं, और फिर लागू उस सारी पॉलिसी को किया मनमोहन सिंह जी ने। तो किसी एक का ये नहीं है, लेकिन हमने जब से वो पॉलिसी चेंज की, आप तब से देखें, अगर आप भारत और पाकिस्तान को 1990 से स्टडी करना शुरू करें, तो भारत की लाइन ऐसे जा रही है, पाकिस्तान की लाइन ऐसे आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे हमारे बीच में गैप बढ़ते जा रहा था, एक हमारे अंदर एक कीड़ा है कि यार नहीं, पाकिस्तान के साथ बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के साथ खेल लेते हैं, पाकिस्तान के साथ मोमबत्ती जला लेते हैं, मुशायरा कर लेते हैं, कुछ कर लेते अमन हैं, की आशा। अमन की आशा, ये सब बकवास, ये हम करते जा रहे थे। अच्छा, फुल डिस्क्लोजर, इसमें मैं भी कुछ हद तक कर चुका हूँ। उसके बाद ही थोड़ी हमारे को भी अकल आई कि यार ये बहुत ही बेकार की बात है, लेकिन कर चुका हूं और बिलीव भी करता था। बहरहाल, लेकिन तो मेरा मानना ये है कि हमने जो एक्चुअली स्थिति है ऑन ग्राउंड, वो हमको ये बताती है कि भारत का जो, एक लिहाज से आप उसको उदय बोल लें या जो मर्जी आप उसका शब्द इस्तेमाल करना चाहें, उसमें पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं। अगर कल को हम ये माने कि यार पाकिस्तान है ही नहीं और हम उसको बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा भारत की राइज में या भारत के फॉल में। अगर हम बेवकूफी की नीतियां अडॉप्ट करेंगे तो हमारा भी वही हशर होगा जो पाकिस्तानियों का होगा। और अगर हम अच्छी अपनी अर्थव्यवस्था चलाएंगे, अपनी न्याय प्रणाली को ठीक करेंगे, अपनी जो अपनी सुरक्षा प्रणाली है उसको ठीक करेंगे, अपने जो आपका जो सरकारी तंत्र है उसको ठीक करेंगे, तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पाकिस्तानी ये मानते हैं कि भारत तब तक अपनी एम्बिशंस को अचीव नहीं कर सकता, अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको, उसकी पराकाष्ठा पे नहीं पहुंच सकता, जब तक वो पाकिस्तान के साथ एक नॉर्मल उसका रिलेशनशिप ना हो। ठीक है, अब वो उनकी ये धारणा है, लेकिन प्रमाण ये कहते हैं कि उससे कुछ लेना देना नहीं। तो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो भारत की जो राइज है उसको वो रोक सकते हैं, और इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान से वो बना के रखे। मेरा मानना यह है कि ना तो पाकिस्तानी हमारे राइज को रोक सकते हैं, और ना वो हमारा जो उदय है, हमारी जो राइज है, उसमें उनकी कोई कंट्रीब्यूशन हो सकती है। अगर हो भी सकती है, बहुत छोटी मोटी सी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम अपनी जो प्रशासन है उसको अच्छा करें, उसका एक उदाहरण मैं आपको, अभी हमने अंबर बात भी की थी, लेकिन उसी में मैं एक सेंटेंस और जोड़ता हूं। हमने पाकिस्तान के दृश्य देख लिए कि किस तरीके से आपने एक सब्सिडी देनी थी
आटा मुफ्त में देना था या बहुत सस्ता देना था, और कैसे लाइनें लगी और कैसे भगदड़ मची और लोग कुचले गए, बच्चे कुचले गए, महिलाएं मारी गई, तमाम हमने वो हालात सीन देखे हैं, दृश्य देखे हैं, राइट। अंबर, आप मुझे बताएं, 2 साल से भारत के अंदर कम से कम नहीं तो 600 या 800 मिलियन, यानी कि 70 या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। उसमें सिर्फ गेहूं नहीं मिल रहा, उसमें गेहूं भी है, चावल भी है, दालें भी है, तेल भी है, सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल, नमक, राइट। चीनी सब कुछ मिल रहा है। कितने, मतलब कि 60 से 80 करोड़ लोगों को आप, और सीधा कोई उसमें, मतलब कुछ अगर छोटी मोटी होती होगी तो होती होगी, लेकिन वर्चुअली कोई करप्शन नहीं है। सीधा वहां पर आपने डिलीवरी मैकेनिज्म ऐसा किया है कि लोगों की जो एंटाइटलमेंट है उनको मिलता है, सरकार ने पैसा ट्रांसफर करना है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है। आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है यहां पर? एब्सोल्युटली नहीं। ठीक है। ये जो है, ये निकम्मे पाकिस्तानी जो पता नहीं अपने आप को दुनिया की सुपर पावर मानते हैं, ये लगभग 1 या 2 करोड़ लोगों को ये दे रहे हैं, 1 या 2 करोड़ लोगों को। ये जो सारे आप दृश्य देख रहे हैं, भारत के अंदर 60 से 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो ये फर्क आ गया है। तो पाकिस्तान मैटर ही नहीं करता हमारे लिए, इट डजंट एब्सोल्युटली, काउंट हमारी एब्सोल्युटली, कैलकुलेशन। बिल्कुल। और अब भारत और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन लोग अक्सर ऐसे डिस्कशंस के दौरान किया करते, तो मुझे वो इर्रेलेवेंट लगता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का भी इन एनी वे हम कंपेयर नहीं कर सकते। अंबर, भारत में ना बहुत लोग ऐसे हैं जो एक वो जिसे एक अंग्रेजी का शब्द है सेल्फ फ्लैजिलेशन, अपने आप को पीटने में बड़ा मजा आता है। तो वो ये अपने आप को अपनी तुलना एक किसी ऐसी तुच्छ चीज के साथ करेंगे और उससे उनको बड़ी खुशी मिलती है कि हमने ये कर दिया। अभी बहुत बड़े एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार तो कम है, एक्टिविस्ट ज्यादा है, अ, वो अब पाकिस्तान की अदालतों की बढ़ाई कर रहे हैं कि जी उन्होंने देखिए वो कानून को रद्द कर दिया। अरे अहमक, पहले देख तो ले वो क्यों किया है, वो किस लिए किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि ये जो आपस की कशमकश चल रही है ये उसके तहत किया है। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि उस जज साहब को बड़ी अकल आ गई थी सडनली कि ये कानून बहुत खराब है। उसने इसलिए किया है क्योंकि अब इस कानून में इमरान खान के लोग फंसे जा रहे थे, इसलिए उसने ये काम किया है। लेकिन यहां पर ये रोड स्कॉलर भी हैं क्योंकि बाप बड़े बाप के बच्चे थे। अच्छा, वो पुरानी वाली जनरेशन थी ना इंटाइटलमेंट वाली कि जी हमारे बाप दादा ये हैं तो अब हमारे को ये मिलेगा, हमारे को वो मिलेगा, तो इनको ये मिला। तो यार थोड़ा सा तो सोच, तो मतलब कि हिंदुस्तान के ऊपर तो आपने जिसे बोलते हैं ना गू फेंकनी है, तो आप क्योंकि आपको शौक है हिंदुस्तान के ऊपर गू फेंकने का, ठीक है, लेकिन अगर फेंकनी है तो कोई ढंग से ही फेंक लो यार, थोड़ा सोच विचार करके कर लो, थोड़ा अध्ययन कर लो। लेकिन बस बिल्कुल, क्योंकि आदत है, आदत से मजबूर है, तो वो कर दिया। अब हमारे जी, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। अब क्या किया जाए? क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र का हवाला देके लोग कुछ भी करके निकल जाते हैं, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, लेकिन हाँ, वही है कि बट ठीक है, बट देखिए अब लोकतंत्र में यही है ना कि अब होना तो लोकतंत्र ही चाहिए, और लोगों को बेशक बकवास ही करें लेकिन उसकी आजादी तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर जी। वो ना हो तो फिर कैसे पता लगेगा कि कौन अहमक है और कौन नहीं है। तो मेरे ख्याल बिल्कुल, लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, लेकिन फिर लोकतंत्र में ये भी होता है कि भाई लोग आपको कॉल आउट भी करते हैं कि भाई आप बेकार की बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्युटली, क्योंकि आप बड़े बाप के बच्चे हैं और आपको लोग बहुत जानते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप में बहुत अकल है, तो बिल्कुल। आप में बहुत समझदारी है। ना तो अकल है, ना समझदारी है, और ना इंफॉर्मेशन है, लेकिन बोलेंगे क्योंकि आपके पास आप एक मेंबर पे खड़े हुए हैं, आप बोल सकते हैं तो आप बोलते रहिए, ठीक है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत-बहुत शुक्रिया सुशांत जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने के बाद, और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने पाकिस्तान के हवाले से दी है। उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय थैंक हिंद। यू अमर। थैंक यू सो मच।